बीजेपी देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। ऐसे एलिगेशन तो आपने हर बार सुन रखे होंगे, लेकिन आज पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है और हमारे लिए ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में जो हमारा ऑपोजिशन है उसमें एबिलिटी है क्या कि वो डेमोक्रेसी को विथ होल्ड कर सकता है या डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकता है। जिस तरीके से ये लोग नारे लगाते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाओ, तो क्या ये लोग सच में डेमोक्रेसी बचा पाए थे जब इनकी सरकारें थी? और जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां पे डेमोक्रेसी का क्या हाल है? डेमोक्रेसी का जो आइडिया होता है वो रूल बाय द पीपल होता है कि जनता का यहाँ पे राज्य होगा। अब 140 करोड़ की आबादी तो उठ के चली नहीं आएगी कि चलो हम चल के सब लोग राज्य करेंगे, मैं अपने लिए अलग पॉलिसी बनाऊंगा, तुम अपने लिए अलग पॉलिसी बनाओगे। इसीलिए यहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। जितने भी ये जो नेता, विधायक, सांसद होते हैं, ये सारे केवल आपके प्रतिनिधित्व होते हैं। जो कि अपने जैसे लोकसभा का सांसद है तो वो वहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व करेगा, और जो विधायक है वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अपने लोकल एरिया का प्रतिनिधित्व करता है। अपने लोकल एरियाज की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वहाँ पे उठाता है और उनकी सॉल्यूशन के लिए वर्क करता है। ये आइडिया था डेमोक्रेसी का। लेकिन यहाँ पे समझने वाली इतनी बात है, डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होता। जैसा कि लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आ गए तो ये डेमोक्रेटिक हो गया। ये डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं होता। इसे आप मेजॉरिटेरियनिज्म कह सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटेरियनिज्म एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे कि मान लो 12 लोग हैं, 12 में से 10 लोग जाते हैं उन 2 लोगों की पिटाई कर देते हैं, तो ये आपका मेजॉरिटेरियनिज्म में तो चल सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये चीज नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी में उन 2 व्यक्तियों के भी अधिकार का पूरा सम्मान करा जाएगा, उसे डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी में पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति तक का ध्यान रखा जाएगा, उसके सारे अधिकारों का सम्मान करा जाएगा, उनकी रक्षा करी जाएगी। इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें कि सर्वोदया अंत्योदया की भावना होती है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी का जो सबसे मेन पार्ट होता है उसे बोला जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब कि चुनाव तो होंगे लेकिन उसमें कोई भी तरीके का बायसनेस नहीं होगा या किसी भी तरीके की करप्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं करी जाएंगी, तब तो आपका चुनाव एकदम ठीक चुनाव माना जा सकता है। लेकिन बीजेपी कुछ स्टेप्स का प्रयोग करके डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रही है। इसमें से जो इनका सबसे पहला स्टेप निकल के आता है वो मीडिया को कैप्चर करना। क्योंकि मीडिया में अगर आप आजकल डिबेट देखते होगे या जितनी भी खबरें देखते होगे वो प्रो गवर्नमेंटल होती हैं। मतलब कि जैसा गवर्नमेंट को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी जाती है। इससे होता क्या है कि जो जनता मीडिया के ऊपर विश्वास करती है, आंख बंद करके जो मीडिया के ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग धीरे धीरे कब चेंज हो जाते हैं, बीजेपी की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपको झूठ भी 10 बार दिखाया जाए तो आप उसे भी सच मान लोगे, और यही मीडिया करती है। धीरे धीरे एक पार्टी का वो ज्यादा ही प्रभाव बनाती चली जाती है, जिससे कि आपके मन में आ जाता है कि यही पार्टी अच्छी है, इसके सारे वर्क अच्छे हैं, इसके काम करने का तरीका अच्छा है, इनके सारे नेता अच्छे हैं, जिनकी वजह से आप उन्हें सिलेक्ट कर लेते हो और आपको लगता है कि मैं तो अपनी मर्जी से वहां पे वोट डाल के आया। जबकि ऐसा नहीं होता। आपको कब धीरे धीरे आपका ब्रेन वॉश करा गया आपको खुद समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से जनता मीडिया से बच जाती है और वो किसी और गवर्नमेंट को चूज करती है, मतलब कि जब वोट होते हैं तो वो किसी और पार्टी को जाके वोट दे आती है। लेट्स सपोज अगर कहीं कांग्रेस की सरकार बन जाती है या किसी जगह पे कोई अपोजिशन पार्टी की सरकार बन जाती है, तो वहां पे इनके फिर दूसरी टेक्टिक काम आती है, हॉर्स ट्रेडिंग की। एक नेता जो था, जो एक पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाता है। ये होती है हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग ऐसी आसानी से नहीं हो जाती है। अब आप जरा सोचिए, एक एक विधायक को अगर 30-35 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि आप हमारी पार्टी आके ज्वाइन कर लो, तो इतना पैसा आखिरकार एक पार्टी के पास कहाँ से आया? क्योंकि पार्टी कोई बिजनेस पर्सन तो है नहीं या बिजनेस फर्म तो है नहीं जो कि बहुत ज्यादा अर्न कर रही है। पार्टी तो एक सोशल वर्कर की तरह काम करती है, सोशल पार्टी होती है, जिसके पास केवल चंदा आता है, डोनेशन आता है, या फिर उसके वर्क के लिए कहीं से वो फंड इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इतना रुपए इनके पास आया कहाँ से? अगर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि देश के अंदर करप्शन कितना ज्यादा बढ़ रहा होगा। जो पॉलिसीज आपकी और हमारे लिए बनाई जाती हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छे हॉस्पिटल की, अच्छी स्कूल की और बाकी की भी जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं गरीबों के कल्याण के लिए, उनका पैसा खाया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, अपनी सरकारें बनाने के लिए। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं तो मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जाती है, सिंधिया साहब अपने साथ 22 विधायक लेके जाते हैं। एक का अगर 30 करोड़ भी रखोगे तो इतने सारे रुपए कैसे आए? कर्नाटक के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ सब जगह पे हॉर्स ट्रेडिंग करी जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर तो आधी पार्टी को स्प्लिट कर दिया जाता है। कर्नाटक में भी जो मेन ऑपोजिशन लीडर थे उन्हें बीजेपी अपने साथ ले लेती है। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों के एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े लीडर्स को अपने साथ ले लेते हैं। यदि जनता का मत किसी और के पास होता है तो उसे ये अपने में मिला लेते हैं।
लेकिन अगर आप ये मानो यहाँ पे भी बात नहीं बनती है, किसी भी तरीके से यहाँ पे भी बच जाते हैं, तो अब इनकी तीसरी टैक्टिक काम आती है, जिसे बोला जाता है कि ईडी और सीबीआई जो गवर्नमेंट की पपेट एजेंसीज हैं वो इनके पीछे लगा दी जाती हैं। जिससे क्या होता है, इनके ऊपर या तो झूठे केस लगाए जाते हैं या ऐसे केसों के नाम पे इनके कोई सबूत नहीं होता, तो ऐसे नेताओं को झूठे चार्जेस में ये लोग फंसाते हैं। जिससे कि अगर इनकी बात मानो, इनकी पार्टी में आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर ऐसी करप्ट चार्जेस लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपका पूरा करियर तबाह कर दिया जाएगा। आज इंडिया के अंदर 95% से ज़्यादा जो केसेस हैं ईडी और सीबीआई के, वो केवल ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर के ऊपर चलाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी के अंदर सारे जितने भी लीडर्स हैं इनके, क्या सारे एकदम दूध के धुले हैं? बीजेपी में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज नहीं होता क्या? जो आप जितने भी केसेस हैं अगर आप चला रहे हो, चलो ठीक, अच्छी बात है, आप एकदम करप्शन फ्री इंडिया को करना चाहते हो, तो अपनी पार्टी में भी तो देखो, लेकिन वहां पे आपको कोई नजर नहीं आता। आप केवल ऑपोजिशन पार्टीज के पीछे पड़ जाते हो। और उनमें से भी अगर एग्जाम्पल दे दूं, शरद पवार की पार्टी थी, उसे भी ये लोग स्प्लिट करवा देते, अजीत पवार इनके साथ आ जाते हैं, उनके जब स्कैम्स की फाइल खुलने लगती है बीजेपी के साथ आ जाते बंद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उनके ऊपर ईडी के चार्जेस चल रहे होते, सीबीआई के चार्जेस चल रहे होते, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनके भी सारे बंद हो जाते हैं। इन्हें इस बात पे भी शर्म नहीं आती जिनका ये लोग खुल के विरोध कर रहे होते थे, जैसे कि एनसीपी का, जिसे बोलते थे ये नेशनल करप्ट पार्टी, उसी को अपने साथ में ले लेते हैं। आप पहले किसी को करप्ट बोलते हो और जब वो आपके साथ आ जाता है तब एकदम साफ हो जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर वॉशिंग मशीन मोदी का प्रचार करा कि इसमें कोई भी चीज, कितनी भी करप्ट चीज आप डाल दोगे, एकदम साफ होके बाहर निकलेगी। ये 3 मेन टैक्टिक्स होती हैं बीजेपी की, जिनसे कि ये लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गिराने का काम करते हैं। जो एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है, उसे ये लोग खत्म करके अपनी पार्टी वहां पे ले आते हैं। लेकिन आप ये देखो, इससे आप जनता का अपमान कर रहे हो। जिस तरीके से जनता ने वोट दे करके अपनी मर्जी की सरकार चुनी थी, आप उनसे फ्रीडम ऑफ चॉइस छीन ले रहे हो सिर्फ अपने पैसे के दम पे। अगर आपको सत्ता मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता की छाती पर चढ़ के आप तांडव करने का आपको अधिकार मिल गया। आपको जनता की सेवा के लिए चुना गया है, करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए नहीं। और अगर आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हो सरकार के खिलाफ, जैसे कि अभी किसान आंदोलन 2.0 में हमें देखने को भी मिला, जो लोग गए उनके ऊपर फायरिंग करी गई, ड्रोन से उनके ऊपर अटैक करा गया, पूरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग, पूरी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया गया। वो किसान थे, कोई टेररिस्ट नहीं थे या कोई बाहर के लोग नहीं थे जो आपने उनके ऊपर ऐसे अटैक करा। दिल्ली आने से उन्हें रोका। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो आपको पीसफुली असेंबल होने का अधिकार देता है। जबकि किसान तो कोई आर्म्स लेके नहीं जा रहे थे, कोई हथियार लेके नहीं जा रहे थे, लेकिन आपने उन्हें दिल्ली के अंदर असेंबल नहीं होने दिया। आपने फंडामेंटल राइट को भी खत्म कर दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी हत्या कर दी। ये तो पूरी बीजेपी की बात हो गई। लेकिन अगर अब हम ऑपोजिशन पार्टीज की भी बात कर ले, जो कि आजकल सेफ डेमोक्रेसी का नारा देते हैं कि लोकतंत्र हमें बचाना, लोकतंत्र खतरे में, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर दी, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो इन्होंने अपने राज्य में क्या किया था उसकी भी जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1953 में कांग्रेस पंजाब की सरकार गिरा देती है, जो कि ज्ञान सिंह की सरकार होती है और ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इनकी सरकार सबसे पहले गिराई जाती है। उसके बाद 1959 में केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिराई जाती है। अगर मैं आपको ऐसे लिस्ट बताने बैठूंगा तो लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं आपको कुछ मेन बता देता हूँ। 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगाया, देश को 21 महीनों तक इमरजेंसी में रखा बिना किसी कारण के, क्योंकि इंदिरा गांधी का करप्ट प्रैक्टिस पकड़ा गया था चुनाव के अंदर और बर्खास्त कर दिया गया था कि आप प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकते और अगले आप 5 सालों तक चुनाव में नामांकन भी नहीं कर सकते। इसीलिए देश के अंदर इन्होंने इमरजेंसी को लगाया। और 1967 में विशाल हरियाणा पार्टी, जो कि हरियाणा के अंदर उनकी गवर्नमेंट होती है, सिर्फ इसलिए उनकी गवर्नमेंट गिरा दी जाती है क्योंकि इंदिरा गांधी आर्बिट्रेटर बनना चाहती थी, बीच में समाधान कराना चाहती थी पंजाब और हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था कि हम आपको ऐसा आर्बिट्रेटर स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनकी भी सरकार गिरा दी जाती है। और 18 फरवरी 1980 को 7 राज्यों की सरकार सीधे एक साथ बर्खास्त कर दी जाती है। इनमें से 5 राज्यों में जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और 2 राज्यों में, एक में अकाली दल की थी और महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की सरकार थी। लेकिन इसे गिरा दिया जाता है, बावजूद इसके इन लोगों के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन फिर भी सरकारों को बिना किसी कारण के यहाँ पे गिरा दिया जाता है। उसी के अगले दिन फिर 2 सरकारों को, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की सरकार को, बिना किसी कारण के गिरा दिया जाता है, जबकि इन सबके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट था। ये तो पूरी कांग्रेस की हिस्ट्री हो गई कि ये कितना ज्यादा डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। और अगर इनकी इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर ली जाए, वो तो सब जानते हैं कि एक ही परिवार का वर्चस्व, एक ही परिवार का दबदबा शुरू से इस पार्टी के अंदर रहा।
और ये लोग आज डेमोक्रेसी की और सेफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और उसी के साथ अगर हम आम आदमी पार्टी की देख लें तो इनके नेता हर भ्रष्ट केस में पकड़े गए। इन जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी ना तो कांग्रेस है और ना बीजेपी है, और ऐसी पार्टी दोबारा होने के चांसेस भी नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे और आज ये इंडिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। हर करप्शन में इनका नाम होता है और सबसे बड़े स्कैम ये लोग करके बैठ जाते हैं। और इनके नेता देखोगे, पंजाब के आप मुख्यमंत्री उठा के देख लो, जो कि शराब पी के घूमते हैं। कोई एथिक्स नहीं, कोई मॉरलिटी नहीं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हो और वहां पे बैठ के आप ऐसी हरकतें करते हो। और अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी को देख लें तो वहां पे अगर नॉर्मल एक चुनाव भी होता है, जो कि एक पंचायत चुनाव, उसमें विपक्षी पार्टी को पर्चा तक नहीं भरने दिया जाता, खून की नदियां बहा दी जाती हैं। वहां पे अपोजिशन में मेन पार्टी बीजेपी है, उनके नेताओं को सरेआम फांसी चढ़ा दिया जाता है। ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तब इन लोगों को डेमोक्रेसी याद नहीं आती, तब इन्हें जनता के अधिकार याद नहीं आते। लेकिन जब भी बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो इन्हें डेमोक्रेसी याद आ जाती है। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, कोई भी पार्टी कहीं भी कम नहीं है। सब लोग पावर के लिए ये पूरा गेम खेलते हैं। अगर वोट देना है तो पार्टी को ये देख के दो कि किसने कितना ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क किया, कल्चरल वर्क करा, जिससे कि इंडिया की ऑल ओवर ग्रोथ हो रही है, उसे देख करके वोट दो। क्योंकि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर द पावर, ये सारी प्रैक्टिसेस आपके और मेरे ऊपर कोई सीधा इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। ये केवल उनकी पावर के लिए है कि हमें पावर मिल जाए, हम सत्ता में आ जाए। इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी लड़ती रही हैं और लड़ती रहेंगी। कोई भी दूध का धुला नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन है, पावर टेंड्स टू करप्ट, बस इतनी बात है। लेकिन जो भी अच्छा वर्क करे उसे वोट दो, डेमोक्रेसी के नाम पे नहीं।